25 मार्च 2020 वो तारीख जब देश भर में कोरोना के चलते पहला लॉकडाउन लगा था। सड़कों पर सन्नाटा था, अस्पतालों में जद्दोजहद और हर चेहरे पर एक अनकहा डर। लेकिन आज 5 साल बाद सवाल यह है कि क्या हम उस खौफनाक दौर से सबक लेकर महामारी के लिए लड़ने से पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं? हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, वो सुधार उसमें आ पाया है जिसकी हमें जरूरत है या नहीं? और सबसे अहम बात ये कि अब हम खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ ज्यादा जागरूक हुए हैं या फिर वही 2020 के जो पहले के दिन थे उन पुरानी लापरवाहियों में लौट आए हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज 5 साल के बाद, कोरोना के लॉकडाउन के 5 साल के बाद हम कितने सुधरे हैं, कितने तब्दील हुए हैं, कितना बदलाव हमें हमारे स्वास्थ्य तंत्र में आ पाया है, इसका जरा तफसील से विश्लेषण करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना सिर्फ एक महामारी नहीं थी, बल्कि ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का लिटमस टेस्ट भी थी। इसने भारत के हेल्थ सेक्टर की कमियों को उजागर किया, लेकिन इसके बाद जो सुधार हुए उसने नई उम्मीदें भी जगा दी हैं। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों की बढ़ती संख्या और लोगों में बढ़ती जागरूकता ने इसे एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। कोरोना के बाद भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2020 के बाद हेल्थ बजट में जबरदस्त इजाफा किया। 2021-22 में हेल्थ बजट 137% बढ़कर 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका असर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में दिखा, जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवर देने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 2020 से 2025 के बीच 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2025 तक इनमें से करीब 1.3 लाख सेंटर्स काम करना शुरू कर चुके हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे सुधार हुए हैं। जहां 2020 में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया था, वहीं अब स्थिति अलग है। देश भर में ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या 3 गुना बढ़ी है और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पहले से ज्यादा है। कोरोना के दौरान डॉक्टरों की कमी सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में निवेश बढ़ाकर इस कमी को दूर करने की कोशिश की। नवंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोकसभा में बताया था कि देश में डॉक्टर्स की जनसंख्या अनुपात 1:811 है। इसका मतलब है कि 1000 लोगों पर लगभग 1.23 डॉक्टर उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1:1000 से बेहतर है। कोरोना के बाद मेडिकल एजुकेशन पर भी खास ध्यान दिया गया। 2020 से 2025 के बीच मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 से ज्यादा हो गई। अब हर साल 1 लाख से ज्यादा नए डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। कोरोना ने लोगों को हेल्थ को प्राथमिकता देने का सबक दिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2019 से 21 के दौरान 70% भारतीयों ने माना कि वे अब नियमित हेल्थ चेकअप को जरूरी समझते हैं, जबकि 2015-16 में ये आंकड़ा सिर्फ 45% था। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 60% शहरी भारतीय अब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जबकि 2020 से पहले ये आंकड़ा सिर्फ 25% था। कोरोना का डरावना दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसका असर आज भी लोगों में दिखाई दे रहा है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक 15% भारतीय लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं। लोगों में सांस लेने में दिक्कत, थकान और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। 2024 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 10% मरीजों में पोस्ट कोविड लक्षण अब भी देखे जा रहे हैं। कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हुई है, जिससे सर्दी, जुकाम और वायरल बीमारियां बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सरकार को पोस्ट कोविड रिहैब सेंटर्स खोलने चाहिए। WHO की सलाह है कि हर जिले में कम से कम एक रिहैब सेंटर हो, जहां फिजियोथेरेपी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिले। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी 38% बच्चे कुपोषित हैं, इसलिए सस्ते और पौष्टिक खान पान को प्रमोट करना जरूरी है। भारत का हेल्थ सेक्टर कोरोना के बाद एक नई राह पर है, क्योंकि इस महामारी के बाद हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, इसके साथ ही लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर का, डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका भी हमारे शो पे। आप दोनों पूरे कोविड के दौरान बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दे रहे थे और हमारे साथ लगातार जागरूकता में इसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो आज उन्हीं यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हुए चोपड़ा सर, और आज अगर आप देखते हैं कितना कुछ बदला, वो जो उस वक्त जो हम बातें किया करते थे कि हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, किस तरह के प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, क्या लॉकडाउन के 5 साल बाद हम देख पा रहे हैं डॉक्टर चोपड़ा कि हम थोड़ा सचेत हुए हैं, जागरूक हुए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में हमारी थोड़ा मजबूती आई है, या आज भी कुछ गुंजाइशें बाकी हैं सर? देखिए, ये सवाल वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल भी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवेयरनेस बढ़ गई है। देखिए, आज से 5-6 साल पहले वायरल इलनेसेस की अवेयरनेस बहुत कम थी। एपिडेमिक, पैंडेमिक क्या होता है कोई नहीं जानता था। हमारे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो छोटे स्तर के हॉस्पिटल्स थे, नर्सिंग होम्स या छोटे अस्पताल, उनमें आईसीयूज नहीं थे, उनमें वेंटिलेटर्स नहीं थे। सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर होते थे या बेसिक फैसिलिटी होती थी। उनमें तो देखिए बहुत इजाफा हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ा है, हॉस्पिटल बेड्स का नंबर बढ़ा है, आईसीयूज का नंबर बढ़ा है, वेंटिलेटर्स का नंबर बढ़ा है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग बढ़ी है। पिछले 5-6 सालों में मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ा है, और इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेजेस जो पहले से चल रहे थे उनमें सीट्स बढ़ी हैं। सो जो डॉक्टर्स पास होके आ रहे हैं साल में, उनका नंबर 25-30% शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि मेरे हिसाब से आज से 7-8 साल पहले हमारे पास तकरीबन 68,000 डॉक्टर पास आउट करते थे साल में। अब ये नंबर 1 लाख के करीब है। तो इसलिए काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, नर्सेज बढ़ी हैं, नर्सेज कॉलेजेस बढ़े हैं, एंड फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। बट अगर आप माने कि हेल्थ इंप्रूव की है कंसिस्टेंटली, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि इतनी नहीं इंप्रूव की। आई थिंक इन लार्ज पार्ट उसमें ये प्रॉब्लम है कि एक तो 1 साल या 2 साल जब कोविड का जोर रहा, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकले, एक्सरसाइज कम हो गई, उनका कांटेक्ट बाहर की दुनिया से कम हो गया, उनकी ओवरऑल हेल्थ मुझे लगता है आगे से शायद कम अच्छी हो गई। और आप ये देखिए कि आगे साल में 1-2 बार जुकाम खांसी लोगों को होता था, वायरल होता था सर्दियों में। लेकिन अब आप देखिए राउंड द ईयर लोगों को इन्फेक्शन होती रहती हैं। अब देखिए हर महीने 2 महीने के बाद लोगों को जुकाम, खांसी, गला खराब, डायरिया, कोई ना कोई वायरल इलनेस, वायरल निमोनियाज ये कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। जिससे कि ये नजर आता है कि या तो और वायरल इलनेसेस ज्यादा हो गई हैं, या प्रोबेबली हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो इसलिए हालांकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें, हमारी प्रिपेयर्डनेस बेटर है, हमारे पास स्टाफ ज्यादा है, इक्विपमेंट ज्यादा है। पर अगर हम सोसाइटी में हेल्थ देखें, तो मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में हेल्थ तो शायद आगे से कम हुई है, बेटर शायद नहीं। एब्सोल्युटली सर। तो ये दोनों तरफ हमें देखना होगा। प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से हम मजबूत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट इम्यूनिटी के हिसाब से और जो पर्सनल हेल्थ पर जो हमारा ध्यान दिया जाना चाहिए, संभवतः वहाँ पर भी काम होना बाकी है। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर NK अरोड़ा सर, प्रेसिडेंट हैं एम्स देवघर के, और साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनक्लेन के, और NTAGI के माध्यम से पूरे कोविड के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। आपसे भी सर मेरा सवाल वही होगा, किस तरह से देख रहे हैं सर इन 5 सालों को? एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस और जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें हम कितने स्ट्रांग हुए हैं, और फिर व्यक्तिगत स्तर पर एक इंसान की हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम आज कहाँ खड़े हैं सर? चोपड़ा साहब ने अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें करी, और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड ने एक चहुमुखी रूप से लोगों के बीच में स्वास्थ्य के प्रति संवेदना बढ़ा दी है। लोगों ने अब, क्योंकि पहले जैसे ज्यादातर सोचते थे कि बच्चे बीमार होते हैं,
टीकाकरण खाली बच्चों में होता है, और ये कोविड ने बताया कि कोई भी बीमार हो सकता है, टीकाकरण सभी का होता है। तो एक जो अवेयरनेस और जानकारी बढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हुई है इस 5 साल में, और ये एक तरीके से हमारे लिए नींव का काम कर रही है आगे के 5 और 10 साल के लिए, और वो ये है कि जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, इस समय देश में 1,76,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, या जो पहले सब सेंटर्स होते थे या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और उन्होंने काम करना शुरू किया है। अभी वो पूरी तरह काम उनमें अभी बाकी है, लेकिन एक ये जो सरकार की तरफ से ये पहल उठाई गई है कि हर 5,000 6,000 पॉपुलेशन पे एक इस तरीके से आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की गई है, और लगभग 2 किलोमीटर के अंदर, आपको ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर के अंदर हो जाता है। और यहाँ पर एक तो ओपीडी की सर्विसेज, साथ में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का इलाज, यानी क्रॉनिक डिजीज का इलाज, मेंटल इलनेस जो मानसिक बीमारियां उनका इलाज भी इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में है। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है पूरे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का, और वो ये है कि हमने कोविड महामारी के दौरान पाया कि इमरजेंसी सर्विसेज वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर जो माइनर इमरजेंसीज हैं, अगर मैं उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, यानी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे अगर मैं उसका इलाज कर सकता हूं, तो सभी लोगों को बिजनेस हेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आने की या बड़े अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है। तो एक जो है देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे भी, पीएचसी पे और सीएचसी पे, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसको लगाया जा रहा है, और साथ में बेड्स तो हैं ही हमारे पीएचसी और सीएचसी में। तो जिनको खाली ऑक्सीजन की जरूरत है उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में या बीमार, यानी कि एक इस तरीके से है कि आगे आने वाली महामारी और किसी प्रकार की भी जो एपिडेमिक है उसके लिए भी तैयारी अभी से की गई है। एब्सोल्युटली दूसरी सर। चीज जो बहुत महत्वपूर्ण रही है कि जो आईसीयू वाली फैसिलिटी है, यस। जब हमने कोविड 2020 में शुरू हुआ था, उस समय कुल 17,000 वेंटिलेटर थे पूरे देश में। आज लगभग 1 लाख वेंटिलेटर्स है, और आईसीयू की संख्या में करीब 7 से 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो यस सर। अब जो है ये एक दूसरा पहलू है कि बहुत सीवियर बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। राइट सर। तीसरा कि उस समय जब हमने शुरुआत करी थी तो केवल एक लैब थी जिसमें पीसीआर टेस्ट से करके कोविड का जांच करी जा सकती थी। जी। आज ऐसी लगभग 4,000 लैब है। अगर मैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हूं तो मेरे को सैंपल कलकत्ता या गुवाहाटी भेजने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे उसकी जांच की जा सकती है। तो ये एक स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, और उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उसको मेंटेन किया जा सके। ऑल राइट सर, तो और आप कह ये रहे हैं भी कि जो हमें हेल्थ जानने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन हमारे आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड का दौर, जिसे हम शायद कभी दोबारा नहीं चाहेंगे कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आए, लेकिन एक अवसर हमें ज़रूर दे गया उस आपदा में, जिस अवसर को आज हम भुना रहे हैं। मैं सर आ रहा हूँ सर आपके पास ओपनिंग रिमार्क के लिए। मैं डॉक्टर भाटी, अभी मैं उनके पास नहीं गया हूँ सर। डॉक्टर भाटी, आपकी नज़र में क्या कुछ चेंज आए हैं, अगर आप कुछ संक्षेप में बता पाएं? लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, अपने हेल्थ चेकअप्स के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, उसमें आप किस तरह का सुधार देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट के स्तर पे तो चलिए
कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी हद में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, और वो हैं कोविड के बाद के जो पोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लगभग 10% लोग आज भी ऐसे हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिनमें आज भी पोस्ट कोविड कुछ ना कुछ ऐसा बचा हुआ है जो कोविड से जुड़ा हुआ है और आज भी उनकी इम्यूनिटी को, उनके डेली लाइफ को प्रभावित कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन लोगों पर भी चर्चा और उन बातों पर भी जो ध्यान रखनी है अभी आगे भी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लॉकडाउन के 5 साल के बाद हम आज के भारत की हेल्थ केयर और ख़ास तौर से हमारे इंडिविजुअल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। क्या अभी भी वो बातें हैं जो हमें आज भी प्रभावित कर रही हैं? ख़ास मेहमानों के साथ चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर अरोरा, आपके पास मैं आना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर चोपड़ा के पास मैं इस वक्त आना चाहूँगा। डॉक्टर चोपड़ा सर, थोड़े से हार्ट रिलेटेड इश्यूज हम देख रहे हैं कि आज भी हैं जो कि लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, ख़ास तौर से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो गई, एरिथमिया हो गया, हाइपरटेंशन से रिलेटेड हो गई। जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो कहीं ना कहीं सुनने में आ जाता है कि यार कोविड के बाद से तो ये हो ही रहा है। तो थोड़ा सा बताएं सर कि क्या आज भी हमारे हार्ट को कोविड ने प्रभावित किया है और केयर कैसे करनी है फिर? देखिए जी, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। एक तो जो हम कई बार लॉन्ग कोविड की बात करते हैं, लॉन्ग कोविड में जो कॉमन सिम्टम्स थे वो था जैसे फैटीग्स या थकावट रहना, लैक ऑफ एनर्जी, सांस फूलना, धड़कन तेज होना, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, स्लीप डिफिकल्टीज, मसल पेन्स, ये बहुत सारे सिम्टम्स थे जो लॉन्ग कोविड में आते थे। इनमें स्पेसिफिक जो हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो दो हैं, एक सांस फूलना और एक धड़कन तेज होना। और ये कई लोगों में कई कई महीने तक चलती रही। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कुछ देर पहले कि कई स्टडीज में 8 से 10% लोगों को लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स रहे हैं। एक तो ये चीज़ है जो थोड़ी हार्ट रिलेटेड है, बट दूसरी जो इससे भी ज़्यादा सीरियस चीज़ है वो है हार्ट अटैक का रिस्क। और ये देखा गया है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा है कुछ हद तक। शायद इन पार्ट वो इस बात से भी रिलेटेड हो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोविड के टाइम में 1 साल 2 साल बहुत सारे लोग इनएक्टिव रहे। जैसे उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, एक्सरसाइज कम हो गई, और उनका क्योंकि वो सारा टाइम मास्क लगा के रखते थे, बाहर नहीं जाते थे, लोगों को नहीं मिलते थे, तो उनको जो कॉमन बैक्टीरिया का एक्सपोजर कम था, वो जब वो बाहर निकलने शुरू हुए तो वो एक्सपोजर दोबारा शुरू हुआ, उनकी इम्यूनिटी कम थी, इसीलिए शायद बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं। तो हमको ये भी लगता है कि जो ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, पहले भी ये पता था वो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती हैं, बट अब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, और उससे हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ता है, स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ता है, और जो और हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें भी क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली बढ़ गई हैं कोविड के बाद, एंड इनके बारे में अवेयरनेस ज़रूर बढ़ी है, मगर हम शायद अभी भी इस तरह से पब्लिक को बचा नहीं पा रहे उससे, क्योंकि शायद सारी चीज़ें उनको क्लियर नहीं है। सो लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, कि बहुत सारे सवाल हैं कि ये जो आजकल एक्सरसाइज करते हुए सडन डेथ्स हो जाती हैं, इनका क्या कारण है, क्या ये कोविड के कारण है, क्या ये किसी और चीज़ के कारण है। तो बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है इस वक्त वो उस स्टेज में है जिस स्टेज में आज से 50 साल पहले यूएसए में थी। तो यूएसए में अगर आप देखें 50s 60s 70s में हार्ट अटैक का एक एपिडेमिक सा आया था, जब बहुत हार्ट अटैक्स होते थे। उसके बाद ये बहुत सारी स्टडीज हुई और एडवाइस आनी शुरू हुई कि हार्ट अटैक से कैसे बचना है। शायद आज इंडिया उस फेज में है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, खाना पीना एक्सेस में हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है, प्लस ये वायरल इलनेसेस आ गई हैं। सो इन सब चीज़ों से कहीं हार्ट अटैक्स का रिस्क और जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है उनका रिस्क बहुत बढ़ रहा है। राइट। और लोग अपने, मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल इस पर तवज्जो तो देनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर, जो कंपैरेटिव आपने जो स्टडी बताया
कि यूएस में कैसे 50-60 के दशक में हो रहा था, अगर हम कुछ सीख सबक वहाँ से भी ले सकें तो मुझे लगता है कि काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा सर, मैं अब आपके पास ही आऊँगा सर। कम्युनिटी लेवल पे आपने प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात की सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हुए हैं अब, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे और ख़ास तौर से अपनी हेल्थ के प्रति जागरूकता में अभी हमें कहाँ अवेयरनेस के हिसाब से काम करना है सर? एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि ये कुछ उदाहरण जो एक्सरसाइज करते हुए, भागते हुए हमारे कई युवा लोग गिर पड़ते हैं और मृत्यु हो जाती है, ये पहले भी हो रहा था। क्योंकि वैज्ञानिक जो भी आंकड़े हैं, अनुसंधान किया गया इस बीच में, उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो था ये हमेशा हो रहा था, लेकिन इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। लेकिन कोविड के बाद इसकी तरफ ध्यान ज्यादा जाने लगा है। क्या कोविड ने इन बीमारियों को बढ़ाया है, इस बारे में पूरी तरह ठीक से कहा नहीं जा सकता। जैसे कि डॉक्टर चोपड़ा कह रहे थे, वो कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक अवसर है कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और आपने जो सवाल पूछा कि कम्युनिटी में इस जागरूकता को कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पे ये जो क्रॉनिक डिजीज हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरफ, ये दोनों एक जिनको कहते हैं बिल्कुल साइलेंट डिजीज एंड साइलेंट किलर रहते हैं, पता नहीं चलता। तो इसकी तरफ लोगों में ज्यादा जानकारी फैलाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि 30 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर है तो वो अगर अपनी रेगुलर जांच कराता है तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सहायक रहता है। क्योंकि ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी हार्ट और ब्रेन की जो बीमारी हैं, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे हमारे को फालिज का अटैक हो जाता है, तो एक तो ये है। दूसरी चीज जो साथ ही साथ महत्वपूर्ण है कि जो इन्फेक्शंस हैं, जो वायरल इन्फेक्शन या जो सांस के और छाती के इन्फेक्शंस हैं, उसमें दो तीन बातें जो कोविड के दौरान हम लोगों ने सीखी थी उसको भूलना नहीं है। जैसे कि हाथ धोने वाली बात थी, और जिस तरीके से अगर किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं तो मुंह बंद करके रखना है, या उस व्यक्ति से कहना है कि अपना मास्क पहन के रखे। और हमें दिखाई देता है कि कम्युनिटी में, शादी ब्याह में हम जाते हैं तो कुछ लोग अभी मास्क पहने हुए होते हैं, वो कहते हैं जी हमें जुकाम लगा हुआ है। तो वो जो अच्छी आदतें हम लोगों ने उस समय सीखी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, सही तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो एटिकेट्स हमने उस समय सीखे थे उनको हमें भूलना नहीं है। क्योंकि अभी भले ही कोविड चला गया हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट अभी पूरी तरह से नहीं गए हैं और दूसरी बीमारियां भी नहीं गई हैं। फटाफट से डॉक्टर भाटी, ये एटिकेट्स के भूलने पर आप थोड़ा सा कुछ कह पाएं कि हमें क्या अब उसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग के तौर पर आत्मसात कर लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हेल्थ में ये चीज़ें बहुत, क्योंकि बहुत अधिक तक जो अभी हैंड हाइजीन की बात करी है, अगर आपकी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, जिसके बारे में कोविड में बात करते थे, तो बहुत हद तक जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो वायरल इन्फेक्शंस है, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हो। अभी भी मैं समझता हूँ कि जो सैनिटेशन वाली जो दूसरी प्रॉब्लम है, जो बाहर का, जैसा हम अभी भी बार बार इस बारे में बात कर रहे थे कि आपके टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ई हो गया, जिसके केसेस हमेशा अभी भी उतने ही या उससे ज़्यादा ही हम देखने को मिलते हैं। तो जैसे बाहर का कटा हुआ फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ हम खा लेते हैं, तो बहुत हद तक जो डिजीज़ है उनको हम रोक सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बार बार जिस तरह से हम बात करते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अभी भी वही लोगों का कि जैसे एंटीबायोटिक्स का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कुछ छोटी छोटी अगर हैबिट्स भी हम रेगुलर अपना लें तो काफ़ी हद तक अपनी जो डिजीज़ है, जो नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल, उनको रोक सकते हैं। दूसरा, एक जैसा सबसे जितनी भी रिसर्च आ रही है, अब रिसर्च के ऊपर बार बार बात की जाती है, एस्केलेट होती है, जैसे ओबेसिटी को लेकर कि ठीक है हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, पर ओबेसिटी अभी भी थोड़े दिन पहले जो एक रिसर्च आई थी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी भारतीयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते कुछ। दूसरा अगर हम देखें तो बार बार अभी यानी कि कोविड ने एक वो जो बिल्कुल एक जो काल था उसने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया। अब लेकिन हम 5 साल बाद अब इस स्थिति में हैं कि उनको भूले ना,
और अपने जीवन में जो हेल्दी लाइफस्टाइल के जो एटिकेट्स हैं उनको हम आत्मसात करें। शायद यही एक बेहतर और सेफ फ्यूचर की गारंटी दे पाए। अगर हम फिर से भूल कर वही पुरानी अपनी आदतों में खो गए तो फिर खतरा अगर कोई आने वाला होगा जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो शायद वो खतरा और बड़ा ना हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि एक बेहतर और सुरक्षित सेफ भविष्य हम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर भाटी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आपका। शो में इतना ही, इजाजत दें, ख्याल रखें, नमस्कार।